प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने अणुसंख्य के गुण धर्म पढ़ा। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घुलाया जाता है तो उसमें एक ऐसा गुणधर्म होता है जो अणु, परमाणु या आयन की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनके नेचर पर। उसे कहते हैं अणुसंख्य गुण धर्म। अणुसंख्य गुणधर्म का पहला प्रॉपर्टी आपने जाना वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? जब किसी शुद्ध विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय घुला दिया। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P0। विलेय को घुला दिया तो वाष्प दाब घट के कितना हो गया? P1 हो गया। ये P1 नॉट था, ये P1 हो गया। ये जो कमी आ गई, इस कमी को कहते हैं अवनमन। क्या कहते हैं? अवनमन। अवनमन कितना हो गया? P0 1 कर लो चाहे न रखो, बहुत अरसे में आपके नोट्स में P1 नॉट लिखा है, तो P1 नॉट माइनस P1 ये हो गया अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। यदि इसी को आप P1 नॉट से भाग दे देते हैं तो इस पूरे अनुपात को क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। एक बार देख ले। अवाष्पशील विलेय द्वारा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फिर का माना शुद्ध विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब क्रमशः P1 नॉट तथा P1 है। अतः P1 नॉट ये जो दिख रहा है ना, P1 नॉट माइनस P1 ये क्या हो गया? अवनमन। ध्यान दीजिएगा, मात्र P1 नॉट माइनस P1 क्या है? अवनमन। यदि उसको आपने P1 इतने हिस्से को फिर इससे आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया तो क्या कहलाएगा? P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 नॉट ये कहलाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहलाएगा? आपेक्षिक अवनमन। अब पुनः देखिए, विलयन में विलायक एवं विलेय के मोलों की संख्या। विलयन में विलायक और विलेय के मोलों की संख्या क्रमशः N1 N2 है। मोल अंश क्रमशः X1 X2 हैं। तो X1 ज्ञात करेंगे। X1 बराबर क्या हो जाएगा? X1 बराबर हो गया X1 बराबर N1 बटे N1 प्लस N2। दिख रहा होगा यहाँ पे आपके नोट्स में, हो गया। ये X1 हो गया, और X1 जब हो गया तो इसी के आधार से राउल्ट के नियम के आधार पर क्या कर लेंगे? राउल्ट के नियम क्या कहता है? P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। मतलब कि द इज इक्वल टू क्या हो गया? इज इक्वल टू हो गया ये X2 मतलब हो गया मोल प्रभाज विलेय का। कैसा विलेय है? अवाष्पशील। यदि आपका विलयन तनु होगा, N1 की संख्या बहुत अधिक होगी। यदि विलयन आपका तनु होगा, N1 की संख्या बहुत अधिक होगी, जिस कारण से आपका N1 प्लस N2 बराबर N1 हो जाएगा। और आपका जो समीकरण है वो चेंज हो जाएगा। समीकरण जो चेंज हो जाएगा, और क्या दिखेगा समीकरण में आपके? एकदम नीचे दिख रहा होगा, ध्यान से देखें। P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। नीचे N1 प्लस N2 हुआ करता था,
परंतु तनु विलयन के क्रम में ये हो जाएगा N1। क्या हो जाएगा? N1। ओके, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको दिख रहा होगा P1 नॉट माइनस ये सारा कुछ है। W1 क्या हो गया? भार हो गया। विलायक का W क्या हो गया? विलय का होगा। इसी आधार पे आपका समीकरण बन गया। P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट होल डिवाइडेड बाई W2 M1 W1 M2। इसी पे आधारित आपको प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 90 ग्राम जल में 18 ग्राम अवाष्पशील विलय घोला गया। यदि विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब क्रमशः 200 150 mm हैं तो अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात करो। अणुभार मतलब हो गया अवाष्पशील विलय M2, अणुभार हो गया। इसको हल कर लेंगे आप। P1 नॉट दे रखा है। P1 नॉट क्या दे रखा है? 150, 200 P1 150, W1 दे रखा है 90 ग्राम, W1 दे रखा है 90 ग्राम। तो 90 ग्राम आपको ये दे दिया। इन सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे? पुट कर देंगे, हल कर लेंगे। M2 बराबर आ गया 14.4। ठीक, अब आता है अगला पॉइंट जिसे कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। एक वायुमंडलीय वाष्प दाब बराबर 1.013 बार तथा 1 ATM होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 373.14 केल्विन होता है। ये हो गई बातें। अब एक प्रश्न है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है, क्या घोला जाता है? अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो उसका क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है, तो क्यों? ये प्रश्न जो आपका है क्यों होता है, तो इसको जरा देख लीजिए। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है, ध्यान दीजिए। वाष्प दाब कम हो गया मतलब कि पहला अणुसंख्य गुणधर्म वाष्प दाब का अवनमन, आपेक्षिक नहीं, सिंपली कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन कम हो जाता है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब P0, विलय का P ये घट गया, इसे अवनमन कहते हैं, कम होता है, यही लिख रखा है। कहता है कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर रखने, विलयन के वाष्प दाब के वायुमंडलीय दाब के बराबर रखने के लिए विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ता है। कम हो गया वाष्प दाब, आप अधिक गर्म करोगे तो वहाँ पहुँचेगा वायुमंडलीय दाब के बराबर। अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होगा। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। तो जैसे पहले क्या था कि आपकी बॉइलिंग पॉइंट T1 थी शुद्ध विलायक की, तापमान बढ़ा दिया, अब कहाँ पे जाके TV पे जाके क्या किया? बॉयल किया। ये जो बढ़ गया, कितना बढ़ गया? इन दोनों का क्या अंतर आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो उस अंतर को क्या कहते हैं? डेल्टा TV। इसी को कहते हैं विलयन के क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहते हैं? विलयन के क्वथनांक का उन्नयन। अब प्रश्न 3 जरा देखिए। विलायक और विलय के लिए वाष्प दाब तापवक खींचिए एवं स्पष्ट कीजिए कैसे होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आप देखिए, हम लोगों को प्रयोग में ये चीज़ जान गए हैं कि डेल्टा TV क्या होता है। अब एक ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया
मोललता, मोललता यहाँ फिर से करते हैं। यहाँ तापमान रख दिया, यहाँ पे वाष्प दाब रख दिया, वेपर प्रेशर। यह वायुमंडलीय वाष्प दाब है। ये पहला वाला विलायक, और ये किसका हो गया? विलयन। किसका क्या हो गया? विलयन। पहला किसके लिए था भाई? विलायक। ये, अब विलयन के लिए क्या हो गया? ये वाला। अब देखिए, इनका तापमान, बॉइलिंग टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है, इनका कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ये जो बढ़ा हुआ है, ये जो बढ़ा हुआ है क्या है? जो बढ़ा हुआ आपका है, जो अंतर है, उस अंतर को क्या कहेंगे? डेल्टा टीबी। क्या कहेंगे? डेल्टा टीबी। ये डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक उन्नयन। क्या है? क्वथनांक उन्नयन। डेल्टा टीबी जो ग्राफ बना था अपने कॉपी में बना लीजिएगा। डेल्टा टीबी को क्या किया? डेल्टा टीबी को कहता है, टीबी मोललता के समानुपाती होती है। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होती है। अतः डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेंगे, कांस्टेंट आएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इक्वल टू एम इंटू के बी। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या? के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, एम बराबर 1 मोलल है, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी आ जाएगा। क्लियर? 1 मोलल विलयन क्वथनांक उन्नयन, 1 मोलल विलयन के क्वथनांक उन्नयन को मोलल की उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। 1 मोलल विलयन में जितना क्वथनांक में उन्नयन होगा उसे ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। चूँकि m बराबर W2 होल डिवाइडेड बाई m1, ये आप हल कर लेंगे, ये आ जाएगा क्या? ये है आपका मोललता, जो हम लोग पूर्व में कर रखे हैं। हम लोग क्लास 11 में कर रखे हैं। मोललता कैसे निकालते हैं, इस अध्याय के पूर्व में कर रखे हैं मोललता निकालने के लिए। ये आप हल कर लेंगे। उसके बाद की स्थिति देखिए। उसके बाद क्या कहता है कि हम जानते हैं कि ये चीज़, अब डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम यहाँ आ गया। अब इसको पूरा आप हल कर दीजिए। हल कर देंगे तो डेल्टा टीबी बराबर 1000 W2 के बी डिवाइडेड बाई के बी होल डिवाइडेड बाई W1 M2 हो गया। नोट के बी की इकाई, के बी की मात्रक आप यहीं से हल कर लेंगे, आ जाएगा। और ये हो गया आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है, अतः क्वथनांक में उन्नयन के ये चीज़ हम लोग पहले ही कर रखे हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी T1 प्रयोग द्वारा ये चीज़ कर रखे हैं, ये चीज़ हम लोग कर रखे हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 आप देख लें। ग्लूकोज के 10 मोलल विलयन का क्वथनांक उन्नयन ज्ञात कीजिए। के बी की संख्या दी है, ये सूत्र है आपका, दिख रहा है। इस्मालियम दे रखा है, इस्मालियम दे रखा है, तो आप इसको के बी मान दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हल कर देंगे, आपका ये उत्तर आ जाएगा कि क्या चीज़ आपका है 0.5। यहाँ पे प्रश्न में एक चीज़ चेंज कर लीजिएगा, ग्लूकोज का 10 मोलल नहीं है, 0.1 है। कितना है? 0.1। ये 10 ना होके क्या है? 0.1। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हल कर लेंगे, ये हल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। हल भी दे रखा है, आपके नोट्स में भी दे रखा है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे हिमांक और हिमांक में और नमन। आज के लिए इतना, धन्यवाद।